नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मची, 11 जानें चली गई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और क्या सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने तैयारी में कोई कोताही की थी, और क्या इसके लिए जो सिद्धारमैया सरकार है उसकी हड़बड़ाहट और जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो जिम्मेदार है? ये सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद खास मेहमानों के साथ खास चर्चा होगी कि देश की बात पर भी सियासत, यानी कि जब भारत की बात होगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो या फिर बाकी मुद्दों पर, आतंकवाद के मुद्दों पर हो या उसके खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर, देश के अंदर हो या विदेशी सरजमी पर हो, जब देश और भारत की बात होगी तब भी सियासत होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सियासत हो रही है। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे, और इसके बाद पड़ताल करेंगे कि बिहार में इस बार खास तौर पर जो सीमांचल है, बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जो सीमांचल का इलाका है वहां के मुस्लिम वोट बैंक को दिमाग में रख करके बहुत कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है। तो इसकी पड़ताल करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया सशक्त प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। श्री राम मंदिर में विराजमान हुए राजा राम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के इतिहास में जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय। भाजपा ने बेंगलुरु में भगदड़ हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। बिहार में चुनावी मौसम में सोशल इंजीनियरिंग की कवायद तेज। आरजेडी मुस्लिम वोट में विभाजन को रोकने के लिए कर रही है संघर्ष, तो वैसी की एआईएमआईएम ने महागठबंधन से अलायंस की जताई इच्छा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला समेत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर लगाया प्रतिबंध। सोमवार से लागू होंगे ये नए नियम। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले पड़ताल करने वाले हैं कि कल शाम जो दुखद हादसा हुआ बेंगलुरु में, आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह से भगदड़ मची और जिस तरह से आम लोगों की जान गई, 11 लोगों की जान गई, करीब 3 दर्जन लोग घायल भी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया हड़बड़ी में, तो क्या क्रेडिट लेने की होड़ थी, ये सवाल उठ रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। बेंगलुरु में स्टेडियम के गेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चली गई 11 मासूम लोगों की जान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़े, जिन्हें पुलिस नियंत्रित ही नहीं कर पाई। कर्नाटक की पुलिस को कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी करने का नहीं मिल पाया समय, यह सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने उठाया सवाल, अचानक सेलिब्रेशन का फैसला क्यों कर लिया? राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने क्रेडिट लेने की होड़ में यह जल्दबाजी दिखाई। क्यों सरकार आरसीबी के जश्न में खुद शामिल होने के लिए बेताब थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ छोड़ गया है ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल। तो राज्य के प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने पूछा सवाल कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं।
और साथ ही मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन कई सवाल इस दुखद घटना से उठ रहे हैं कि आखिर क्या क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ थी कि पुलिस और प्रशासन को तैयारी करने का पूरा समय नहीं दिया। खैर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3-4 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. मुख्यमंत्री का हाव भाव देखकर यही लगता है कि उनको कुछ भी इसमें मतलब अचंभा सा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है बस 35,000 की क्षमता थी, 3-4 लाख लोग आ गए तो हो गया हादसा। ये रवैया है मुख्यमंत्री का। क्या सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसका आकलन करें? खैर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई बीजेपी नेता ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना सरकार की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। It is so unfortunate. We would have celebrated very happily, but because of this incident and irresponsible government who has caused 11 deaths and more than 50-60 people injured. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant this government is. तो बीजेपी हमलावर है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा, क्या सफाई दी, देखिए। Some decision was there, they wanted to come when they open, and that is all debatable. Things has happened. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. We all are, my CM is also shocked, my Home Minister is also shocked, the entire government is shocked. The state is mourning for this. और इस मामले पर चलवाड़ी नारायण स्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। When this tragedy happened, CM and his colleagues went to Hotel Janardhan to enjoy with the dosa and badam halwa. That was the attitude of this government. Yesterday he was enjoying, and after knowing all these incidents, he went to stadium to kiss the trophy. Now he is crying means. So we can't understand this political drama what he is playing now. बीजेपी के नेता हैं C नारायण स्वामी और उन्होंने सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, लेकिन सरकार कहती है नहीं हमारा कुछ लेना नहीं थे, क्रिकेट एसोसिएशन जाने उसने किया। और फिर ये कि लगता है जैसे लोगों की गलती है, लोग जो आ गए तो। लेकिन पड़ताल की बात यही है कि जिम्मेदार हैं कौन। सीधे जुड़ रहे हमारे संवाददाता गौरव कुमार जो खेल की खबरों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जो स्टेडियम में हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं, माफ कीजिएगा। और क्या कुछ स्टेडियम में हुआ था इसके बारे में जरा गौरव से जानकर। गौरव, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब कोई वैसा था नहीं, वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रोग्राम था, सीधे जिम्मेदारी उनके कंधे पे डाल रही है वहाँ की सरकार कि क्रिकेट एसोसिएशन जाने। 25-30-35 हज़ार की क्षमता थी, 2-3 लाख लोग कहाँ से आ गए, हो गया हादसा। क्रिकेट एसोसिएशन पे इस तरह की जिम्मेदारी, क्या क्रिकेट एसोसिएशन सुरक्षा की व्यवस्था करती है या फिर व्यवस्था पुलिस और प्रशासन को ही करना पड़ता है और वही व्यवस्था बेंगलुरु में होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? बिल्कुल लालचंद, सवाल यही है। और इस वक्त सबसे बड़ा बात क्या हो रही है, गेंद एक पाले से दूसरे पाले की तरफ डाली जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने
जैसे ही ये घटना हुई बीसीसीआई ने कह दिया कि हमने तो कोई इस तरह के आयोजन का कोई हमने प्रोग्राम ही नहीं रखा था। आज सुबह हमने सुन लिया आईपीएल के चेयरमैन जो हैं अरुण धूमल, उनकी बाइट आई, उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह का कोई जश्न भी हो रहा था, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि हर तरफ से इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। सरकार जो है वो आयोजकों पर डाल रही है, आयोजक जो हैं वो प्रशासन पे डाल रहे हैं, और इसमें पिस कौन रहे हैं? जो 11 परिवार हैं वो इसमें पिस रहे हैं। मतलब कोई भी जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अमूमन आप क्रिकेट प्रेमी एक देश हैं, आपको खुद मालूम है कि यहाँ पर जब क्रिकेट के जो स्टार होते हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं, और खास तौर से विराट कोहली का जो ओहदा है, और जिस तरह से हम सब इस बात को बहुत समय से कह रहे थे, और ये बात का जिक्र भी हो रहा था कि ये जीत जो है वो आरसीबी के फैंस की है, जिन्होंने 18 साल का लंबा इंतजार किया। 2008 के बाद से लगातार हर बार इस उम्मीद के साथ आरसीबी के फैंस आते थे कि कभी वो देखेंगे अपने चहेते विराट कोहली को इस ट्रॉफी के साथ, और जब उनको ये मौका मिला तो फिर इस बात की स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी विक्ट्री परेड्स जो हैं वो कवर की हैं। अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जो 2007 में उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद देश में जो है विक्ट्री परेड आयोजित हुई थी। उसके बाद अगर चले तो पिछले साल जिस तरह से T20 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, मुंबई में विक्ट्री परेड हुई। अंतर क्या था? अंतर सिर्फ इस बात का था कि काफी आपके पास समय रहता था, मैनेजमेंट का अंतर होता था, आपको मालूम होता था कि क्या कितनी पब्लिक जो है वो आ सकती है, और सबको मालूम है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली किस तरह की दीवानगी है और किस तरह से लोग इकट्ठे होंगे। वही बेंगलुरु में इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विनोद जी। जो बात अभी हमारे संवाददाता गौरव कह रहे हैं वो तो बिल्कुल लाजिमी। और सरकार को देखिए, एयरपोर्ट पर जब रिसीव करना था तो वहां के उप मुख्यमंत्री चले गए रिसीव करने के लिए, हैं, विधानसौधा तक लाए, और उसके बाद करें नहीं, सरकार का तो इससे कोई नहीं है, वो क्रिकेट एसोसिएशन जाने। एक तरफ सरकार के ऊपर सवाल, और दूसरी तरफ जो आयोजक हैं उस पर भी सवाल है विनोद जी। घटना घट गई, घटना घटने के बाद भी वो आयोजन होता रहा। ये सिर्फ अव्यवस्था की बात नहीं है, ये तो असंवेदनशीलता की भी बात है। लाल जी भी जो गौरव कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारे खेल संवाददाता है। क्या इससे पहले इस आईपीएल के मैच के आयोजकों का आपने ऐसा कोई जुलूस और ऐसा कोई समारोह किसी स्टेट गवर्नमेंट ने का देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। ये पिछले 8-10 साल से आईपीएल मैच तो यहाँ होते रहे। ये फ्रेंचाइजी कंपनी का ये अपना गेम है, मैच है, और वो मैच में हर साल कोई ना कोई टीम जीतती रही है। मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीतती है, हारती है। 17 सालों तक लगातार लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से इसका समारोह मनाते हुए ये हमने आज तक नहीं देखा। फिर कर्नाटक सरकार को ये आरसीबी की जो भी जीत है उसको लेके इतनी बेचैनी क्यों थी? तो ये सस्ती लोकप्रियता में 11 मासूम लोगों की जान गई है। ये भगदड़ नहीं, ये हत्या है लाल जी। एक शाम पहले, ठीक जिस दिन ये स्टेडियम में ये समारोह होने की बात कही थी सेलिब्रेशन के, उससे पहले रात भर वहां चलता रहा। एक टीम के जीत को लेके अगर फैंस का और वो जो भी था सबने रात भर एंजॉय किया। पूरी रात आप सुबह तक ये जश्न चलता रहा, और फिर उसको आनंद फानन में आपने सुबह में एक सेलिब्रेशन का कह दिया। किसने कहा? ये कर्नाटक सरकार की इतनी सी पैसेंस की बात है कि उनको क्या ऐसा छूट जा रहा था कि उस दिन उन्होंने 2 प्रोग्राम रखा। कर्नाटक विधानसभा में प्रोग्राम रखा, और इसके बाद उन्होंने चेन्नई स्टेडियम में भी रखा। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी भाई? आपकी पुलिस कह रही है कि यहाँ प्रशासन, पुलिस जो है इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपकी जिद है कि आपको इसकी एक लोकप्रियता लेनी है। इतना मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से बेसब्र सियासत है जिनको हर बात में क्रेडिट लेनी है। खेल खिलाड़ियों का है, जश्न वहां के प्रशंसकों का है, फिर इसमें सरकार कहां से है? ये सवाल तो पूछा जाएगा सिद्धारा भैया से कि आप भटका रहे हैं, और जब इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आप कुंभ के हादसे से इसको जोड़ रहे हैं, तो बस इस देश ने देखा है कि पूरे देश के विपक्षी दल कुंभ में हुए एक मामूली सी चूक पे जो स्टैम्पेड हुई थी और जो जाने गई थी, तो अब सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, इस्तीफे मांग रहे थे सुबह से।
और आज आपको मांगने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप सफाई दर सफाई दे रहे हैं कि ये बीसीसीआई का है, ये मामला आईपीएल का है, जबकि जश्न कराने वाले आप हैं, आपकी सरकार है। आपकी सरकार इस पूरे के पूरे भगदड़ को ऑन की है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन आपका है, ये भगदड़ आपके कारण हुआ है, ये हत्या आपने कराई है। ठीक है, आप वहाँ कई करोड़ लोग जब वहाँ महाकुंभ में इकट्ठे हुए थे, उस पर आपके पास सवाल थे, हैं? लेकिन यहाँ पर कुछ लाख की भीड़ नहीं संभाल पाए। और गौरव, आयोजकों का तो क्या ही कहना, खबर आ गई कि इस तरह का हादसा हो गया है, उसके बाद भी सेलिब्रेशन चलता रहा। क्या ये इनसेंसिटिविटी, ये असंवेदनशीलता नहीं थी उनकी तरफ से भी, आयोजकों की तरफ से भी? गौरव, बिल्कुल लालचंद, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा ये असंवेदनशीलता थी। क्योंकि आप कैसे, किस तरह से, मतलब जो आपके जिनके लिए आप आए हैं, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, बाहर जो है जाने जा रही हैं और आप जो हैं वो फोटोज खिंचवा रहे हैं। आप क्या हैं, ट्रॉफीज को लोगों को दिखा रहे हैं, आप अपने हाथों को लहरा रहे हैं। मतलब इसमें मैं कहता हूं कि खिलाड़ी भी काफी हद तक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं, सबके पास मोबाइल होता है, सबके पास इतनी बड़ी बाहर घटना हो जाती है स्टेडियम के बाहर। मैंने खुद कवर किया हुआ है, जब मुंबई का जब वानखेड़े स्टेडियम में जब विक्ट्री परेड हुई थी, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो थे वो प्रशंसक जो थे वो थे। लेकिन वहां पे व्यवस्था थी, उस तरह से सब कुछ किया गया था, व्यवस्थित तरीके से किया गया था, क्योंकि मालूम था कि लोग जो हैं वो बेकाबू होंगे और अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के जो भी सम्मान समारोह होते हैं, जिस तरह का भी ये जो आयोजन होता है, इसमें कोई टिकट की बात जो होती है वो बेमानी होती है। इस तरह का कोई टिकट नहीं होता है। इसमें यही होता है कि जिसको पहले मौका मिल जाए, लोग सुबह से जो हैं वो आ जाते हैं और सड़कों के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं और अपने जो चहेते खिलाड़ी उनकी एक झलक पाने चाहते हैं। तो सोचिए कितना दर्दनाक है वो, कि जिनके लिए, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, जो आपको सालों साल आपको अपने पलकों पर बैठाए रखते हैं, वो बाहर जो हैं वो अपनी सांसों के लिए लड़ते रहे और आप जो हैं वो अंदर जो है वो ट्रॉफी लहराते रहे। विनोद जी, मुझे इस घटना के बाद, जैसे सिद्धारमैया जी ने महाकुंभ की भगदड़ का जिक्र कर दिया ना, मुझे एक घटना याद आ रही है। हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, हैदराबाद अल्लू अर्जुन वाला मामला अच्छी तरह से याद होगा आपको। वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। एक महिला की मौत हुई भगदड़ में एक प्रीमियर शो के दौरान, और अल्लू अर्जुन पर किस तरह कहर बन करके टूट पड़ी वहां की कांग्रेस सरकार तेलंगाना की, वो हम सब ने देखी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर उस समय अल्लू अर्जुन पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी? अर्जुन पे जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी लाल जी, उसकी गिरफ्तारी जेल में हाईकोर्ट से बेल हुआ, से उनको उठाया गया जी। तो एक जगह आपकी ही सरकार आनन फानन में एक जिम्मेदारी फिक्स कर देती है कि आयोजक हैं जिसके कारण ये लोग आए थे और ये भगदड़ हुई और इसमें एक महिला की मौत हुई। तो जब ये आयोजक कर्नाटक की सरकार है, सेलिब्रेशन सरकार की है, भीड़ उनके उकसावे पे आई है, सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये तमाशा किया है, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? यही बात तो बीजेपी पूछ रही है। यही बात तो कम से कम वो जितने विक्टिम है, 11 परिवार का जो आज सुना हुआ है, ये प्रशंसक के साथ मुझे लगता है कि ये एक देश में ये सोचना चाहिए क्रिकेट प्रशंसकों को कि आप उसके सारे जो फ्रेंचाइजी कंपनी थे, देश के वो क्रिकेट फैंस, देश में वो देखने वाले लोग, उसके शेयर मार्केट का ये बढ़ा रहे हैं, उसके टिकट हजारों हजार में खरीद के यहाँ वहां जा रहे हैं जी। तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, दूसरे आयोजक हैं, तीसरी सरकार है। भाई प्रशंसक की तो आपने बुला के उसके साथ जो जघन्य अपराध किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेशक इसमें वो मासूम लोग, वो मासूम परिवार जिनके 18 साल 20 साल के बच्चे जो एक जोश में वो अपने क्रिकेट फैंस बनके और एक जोश में वहां गए हैं, क्या इसकी सजा मिली है? क्या इसकी सजा मिली है कि वो एक आपको हीरो बनाया और उस आदमी को आप मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे और आप जस्ट स्टेडियम के अंदर में मनाते रहे? क्या ये देश के प्रशंसकों की यही कद्र है? यही कद्र, ये सारे सवाल हैं, चाहे वहां जो भी लोग हैं, आयोजक हैं, सरकार है, खिलाड़ी है, सब पे है कि आप बॉस पैसे बनाते रहे और वहां कई परिवारों की सांसें थम गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिद्धारमैया सरकार भी ना इस तरह से जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर फेंक करके बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी सभी की बनती है, क्योंकि मासूम 11 जाने गई हैं वहां पर, और उसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर युवा फैन ही जाते हैं जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत हो रही थी, वो इस दुनिया से चले गए। ये दुखद बात
और ये हादसा जिस तरह से हुआ है, मुझे लगता है लंबे समय तक इसके सवालों की पड़ताल होनी चाहिए, जिम्मेदारी को तय की जानी चाहिए और आगे ऐसा हादसा ना हो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। शुक्रिया गौरव, जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में हमारे साथ। और विनोद जी आप बने रहिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ और जिम्मेदारी, हम तो देख ही रहे हैं कि राजनेता किस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन देश के स्तर पर भी जिम्मेदारी जब निभाने की बात आती है तो उसमें भी राजनीति होने लगती है, चाहे देश के अंदर हो या 7 समंदर पार विदेशों की धरती पर हो। करेंगे इस पर बात और खास मेहमानों से करेंगे खास चर्चा। अभी वक्त है ब्रेक का। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था हमने कि अब हम खास मेहमानों से खास चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा होगी कि देश की बात पर भी, भारत की बात पर भी सियासत करनी है, राजनीति करनी है। क्या इस पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या इस पर भी अलग सुर निकालना जरूरी है? और ये संदर्भ क्या है? संदर्भ है ऑपरेशन सिंदूर, भारत की कार्रवाई, आतंकवाद पर कार्रवाई और फिर दुनिया में भारत की बात को रखने की। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में कांग्रेस पार्टी और उनके आलाकमान जमकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ गए और देश को सरेंडर करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर ही, कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल काम है? ग्लोबल आउटरीच पर अमेरिका पहुंचे भारतीय टीम का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, भारत ने किसी की मध्यस्थता करने को नहीं कहा था। शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित मध्यस्थता के दावे पर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति हमारे मन में काफी सम्मान तो है, लेकिन भारत ने उन्हें कभी मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं था। उन्होंने कहा, समझाने की जरूरत पाकिस्तान को है, भारत को नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को कमतर दिखाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इतिहास नेहरू गांधी परिवार के आत्मसमर्पण से तो भरा पड़ा है, सरेंडर का कैलेंडर है। शशि थरूर ने कहा, जिस किसी को भी लगता है कि देश हित में काम करना एंटी पार्टी एक्टिविटी का हिस्सा है, तो उसे खुद से सवाल पूछने की जरूरत है, मुझसे नहीं। उधर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारी नुकसान और तबाह हुए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए हाई लेवल कमेटी का पाकिस्तान ने गठन किया है। और अपने ताजा डोजियर में तो पाकिस्तान ने 28 ठिकानों को तबाह होने की बात भी स्वीकार कर ली है। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि आज का भारत डोजियर नहीं डोज देता है, पाकिस्तान से कोई बातचीत तो नहीं, तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास बोलता है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यही बात भारतीय प्रतिनिधि जो है वो अमेरिका में दुनिया भर को बता रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, हमारे माथे पर गन रखकर पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। ग्लोबल आउटरीच पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब भारत की सैन्य शक्ति और पराक्रम का बखान कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से दुनिया अचंभित है, वहीं देश में राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सबूत मांग रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में घूम घूम कर पाकिस्तान भारत से बातचीत की अपील कर रहा है, गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुल्क को समझा रहे हैं कि अब कोई मुझे भीख देने को तैयार ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के गुणगान में, उनके नैरेटिव में कसीदे करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका हम पर दबाव नहीं बना सकता और हम किसी की बातों में आ नहीं सकते। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking
the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. शशि थरूर ने बिल्कुल बढ़िया से पाकिस्तान के धागे खोले। तो कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसमें अटकलें क्यों लग रही हैं। मैं अपने मर्जी से नहीं गया था, पार्टी ने मुझे भेजा था यहाँ। लोग इसमें अटकलें किस बात की लगा रहे हैं, किस बात के कि इसमें वो ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। हमारी पार्टी ने हमको कहा था जाने के लिए, हमारी पार्टी की तरफ से गए थे, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं गए थे। तो जब पार्टी भेजती है तो पार्टी को सोच समझ कर ही भेजती है। पार्टी ने ये माना कि कुछ बातें हैं जिसमें हमको मिलकर, पूरे देश को मिलकर एक भाषा में और एक ध्वनि में अपनी बात कहनी चाहिए। जो आतंकवाद का विरोध है, जिस विरोध में पार्टी को छोड़िए, देश को छोड़िए, पूरा विश्व एकजुट है, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है, इसमें तो दो राय नहीं है। पूरा विश्व एकजुट है, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर कहा कि उन्होंने भारतीय सेना और मातृभूमि का अपमान किया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। तो राहुल गांधी के इस बयान पर, सरेंडर पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है, जैसा कि आपने बीजेपी को सुना। ऐसे पर बात करने के लिए कि देश की बात अगर एक सुर में हो, कम से कम ऐसे मौके पर, तो आपस में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में बने हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, सरेंडर की बात करके ऐसा लगता है जैसे कि राहुल गांधी ने ना एक फुल टॉस टाइप का फेंका हो, अगर क्रिकेट की भाषा कहूँ, और बीजेपी उस पर जो है 47 से लेकर के 47, 48, 62, 65, 71 पता नहीं क्या क्या गिना करके ले दनादन खेल रही है, ले दनादन है। तो कहने का मतलब ये कि इस मौके पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने अपने उस बयान से, सरेंडर वाले बयान से, बीजेपी को मौका दे दिया हमला बोलने का। लाल जी, बीजेपी की बात तो बाद में, आज तो राहुल गांधी का जवाब तो शशि थरूर ने दिया है, और वो भी अमेरिका से। मैं उस पर आने वाला था। तो अमेरिका से जो शशि थरूर का जवाब है, वो कम से कम राहुल गांधी को सुनना चाहिए। शशि थरूर 3 बार के सांसद है शायद, कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, रहे हैं। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा उनका करियर है। लेकिन राहुल गांधी को इनकी बात पे भरोसा नहीं है। जब शशि थरूर कहते हैं कि आज के भारत को अमेरिका की मध्यस्थता करने की जरूरत है नहीं जी, तो इस पे राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। उनके एक्सपीरियंस पे, शशि थरूर पे, उनको अपना एजेंडा चाहिए। कल ही आपने दिखाया था अपने शो में, जब आपके सीडीएस, भारत के सीडीएस बिल्कुल अनिल चौहान कह रहे हैं कि हमारे 8 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान झंडा लेके आ गया था, टेलीफोन उठा लिया था। आपके सीडीएस कह रहे हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। आपके एमईए कह रहे हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस सीन में आप नहीं है, इसमें शशि थरूर नहीं दिखना चाहिए था, इसमें राहुल गांधी दिखना चाहिए था, इसमें सलमान खुर्शीद नहीं दिखना चाहिए था, इसमें राहुल गांधी दिखना चाहिए था। तो नाम भेज देते ना, उनका नाम भी तो नहीं भेजा, तो नाम सवाल किसी ये और का भेज है दिया कि था। जब एक परिवार में, यही बात बार बार दोहराता हूं, एक परिवार अपने को राष्ट्र से ऊपर मानने लगता है, तब वो सारी चीजें ये बातें करते हुए आगे बढ़ती है। आज परिवार के सामने में ऑपरेशन सिंदूर जिसे दुनिया मानती है, दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के इस पराक्रम को माना है, राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। उनके मानने या ना मानने से होता क्या है? राहुल गांधी जब एक एक मिसाइल के एक एक ऑपरेशन का सबूत मांग रहे हैं, तो बताइए कि या युद्ध नीति में आज तक कभी ऐसा हुआ है? ठीक है कि आपको जिस सैनिक के शक्ति पे, आपके सेना पे, आपके डीजीएमओ पे, आपको सीडीएस पे भरोसा नहीं है, तो क्या आपको वो सबूत ला के दिखाए तब अपोजिशन के लीडर कहेंगे हाँ ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन था? ये बात सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात ऐसी बातें करके कहीं न कहीं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी की पार्टी को मौका दे दिया है बीजेपी को। संदीप जी, राहुल गांधी जी ने सरेंडर की बात वाली कह करके कहीं ना कहीं मौका दे दिया पूरा गिनाने का, जो वो सरेंडर का कैलेंडर पूरा उन्होंने रख दिया है, पूरा गिना दिया है। संदीप जी, लाल जी एक बात कहेंगे। हाँ। पहली बात तो गंगा दशहरा, आप सभी को गंगा दशहरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब परिवार शुभकामनाएं। उसके बाद सर एक बात कहूंगा, जरूर। हमारे यहाँ एक कहावत है, अवधि कहावत है, कुकुर धोए बचिया न हो जाए। थोड़ा बढ़िया से बताइए और इसका हिंदी में भी बता दीजिए। हाँ सर, मतलब कुत्ते को खूब मान धो के आप सोचिए उसको गाय का बच्चा बना दें, वो नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब हाँ आगे दर्शक समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप कितना भी कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, देश का बच्चा आज जान रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ जब हमारी सेना चढ़ी हुई थी, कॉलर पकड़कर पीछे से किसने खींचा, आज सबको पता चल गया है। अब रही बात गिनाने की बात, अगर आपको ये लगता है कि 71 पर सवाल खड़ा करना, सेना पर सवाल खड़ा करना नहीं, उस समय के जो भी सरकार थी उस पर सवाल खड़ा करना है, तो आज अगर हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो सेना से सवाल कैसे हो गया भैया? और अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आप 71 पे सवाल उठा रहे हैं, 62 पे उठा रहे हैं, 65 पे उठा रहे हैं, 47 पे उठा रहे हैं, तो फिर तो आप बड़े बेशरम आदमी है भाई। ये 30 साल से 80 साल से गाना गा रहे हो, वही ड्रामा गा रहे हो। मैं एक लाइन जोड़ता हूं, आपने कहा कि भाई वापस खींच लिया, इसका जवाब शशि थरूर जी नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें कौन वापस खींच सकता है? आज के भारत को वापस कौन खींच सकता है? ये जो भी ट्रम्प वगैरह बोल रहे हैं वो कोई मतलब ही नहीं है। शशि थरूर जी ने जवाब दिया, बोलिए, आप ही बोलिए। उस पर भी आ रहे हैं। अब आते हैं सर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 32 लोगों का डेलीगेशन गया था, सॉरी और ज्यादा लोगों का गया था, ज्यादा ही था। हाँ ठीक है, 7 डेलीगेशन गए थे। जी 7 डेलीगेशन गया था, जिसमें से 4 हमारे सांसद थे, 32 देशों में जाना था इनको। आप एक भाजपा नेता का बयान बता सकते हैं जो इस तरीके का बयान दे पाया हो? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अमेरिका, अभी शशि थरूर जी ने ही कहा कि आप पाकिस्तान को कहिए, अमेरिका से कहा कि आप ये सारी बातें पाकिस्तान से कहिए। मोदी जी कहते थे कि अमेरिका क्यों जाना, जाइए पाकिस्तान, जाना है तो पाकिस्तान जाइए मोदी जी की तरह बिरयानी खाकर चले आइए। मतलब आप जिस नीति का विरोध करते थे, जिस बात को क्रिटिसाइज करते थे, आज आपकी तो जाने की हिम्मत है नहीं, इसलिए कि आप तो 188 देश की यात्रा के बाद भी फेलियर साबित हुए। तो आपको अगर कांग्रेस के नेता जाकर वही काम करना पड़ रहा है, तो आप जिस नीति की आलोचना करते थे उस समय, अच्छा तो शशि थरूर की तारीफ कर दीजिए जरा। अब आते हैं शशि थरूर की तारीफ कीजिए। अरे ग्रेट लीडर है सर, ये सब हमारे यहाँ मिल सकते हैं। फिर मैं सबक कह रहा हूँ, ये अनपढ़ गंवारों की टोली है भारतीय जनता पार्टी। उदित राज जी को समझा दीजिए। लोडर होते हैं सर, लोडर। उदित राज जी को और पवन खेड़ा जी को समझा दीजिए ये बात। पवन खेड़ा जी ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया। उदित राज जी, फिर मैं कह दूं कि कोर कांग्रेसी नहीं है। ठीक है, एक स्पष्ट बात कह दूं, जो भी कांग्रेसी होगा वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, बिल्कुल इतना पढ़ा लिखा होगा कि शशि थरूर जी को कहेगा कि ये प्रधानमंत्री का चमचा है, चमचागिरी कर रहा, इतना पढ़ा लिखा होगा, है ना? ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। वो उनका निजी बयान हो सकता है। अच्छा, वो तो मतलब निजी बयान क्या होता है? वो कांग्रेस नेता नहीं है क्या? मैं इस पे भी आ रहा हूँ। और आज शशि थरूर जी
देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं कर रहे हैं। अगर संदीप त्रिपाठी जाएंगे या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर जाएगा, ठीक है, तो जो भी विदेश मंत्रालय ने जो भी ब्रीफ किया, ठीक है, हमको पढ़ाया। अब मैं जरा अनिरुद्ध जी को डिबेट में लाता हूँ, अनिरुद्ध जी को डिबेट में लाता हूँ। अनिरुद्ध जी उनका कहना है कि देखिए वो जब कहते हैं सरेंडर की बात तो वो सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, बाकी कहीं पर नहीं उठा रहे हैं। आप क्यों फिर जो है 47 से लेके गिनाना शुरू करते हैं, पूरा कैलेंडर रख देते हैं भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जैसे अवधि की कहावत, इसे ईस्टर्न यूपी और बिहार में बोला जाता है, जिसे बोलते हैं छठरई। तो कांग्रेस के जितने नेता हैं, प्रवक्ता केवल छठरई करते हैं। इन लोगों की हैबिट पड़ चुकी है कि आप देखिए, जब पहलगाम की घटना घटती थी, कहते हैं कि बदला कब लोगे, बदला कब लोगे। जब बदला लेना जा शुरू हुआ, कहा कि डिस्क्लेशन। उसके बाद कहते हैं से टू नो आर। उसके बाद में कहते हैं कितने मरे कितने गिरे। पाकिस्तान अपना डोजियर देता, कहता 28 से ज्यादा जगहों पर हमला हुआ और हमारे साथ इतना हताहत हुआ। वहां का प्राइम मिनिस्टर बोलता, वहां का मुल्ला मुनीर बोलता है, वहां के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कितना नुकसान हुआ। लेकिन जहां पे राहुल गांधी जी आते हैं, उनके अंदर एक नफरत सी भरी है कि मोदी जी के लेके वो कितनी कहां से किस तरीके से भाषा उपयोग कर लें, कितना गिर जाए। वो 2023 में किसने सरेंडर किया था कि भाजपा को हम नहीं हरा सकते, अमेरिका और ब्रिटेन आ जाए। 2011 में किसने सरेंडर किया था कि अगर हम आतंकवाद से हमला नहीं कर, आतंकवाद को हम मिटा नहीं सकते हैं। 2009 में सरमन शेख में जाके किसने सरेंडर किया था। 2008 में 26/11 में किसने सरेंडर किया था। 1995 में पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर किसने सरेंडर किया था। 1971 में रिचर्ड निक्सन के सामने किसने सरेंडर किया था। 1962 में कनेडी के सामने किसने सरेंडर किया था। और तो और 1956 में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट पाकिस्तान को बनाया, किसने सरेंडर किया था। अच्छा ठीक है, आप ये कैलेंडर तो आप पहले भी गिना चुके हैं। ये बताइए, शशि थरूर जैसे नेता, कांग्रेस के नेता हैं, भारत की बात को मजबूती से रखी, उनकी तो तारीफ कीजिए आप कम से कम। मैं तो कह रहा हूं शशि थरूर जी ने बातें बहुत अच्छी रखी। बात आप बीजेपी की मत मानिए, सेना की मत मानिए, कम से कम शशि थरूर और सलमान खुर्शीद की बात तो मान लीजिए। लेकिन जो देश की बात करेगा वो इनका दुश्मन हो जाएगी इन्हीं की पार्टी के अंदर। अरे आनंद शर्मा जी गए थे, उनकी बात आप मान लेते। कभी मुझी गई थी, आप उनकी बात मान लेते। सुप्रिया सुले जी गई थी, उनकी बात मान लेते। वो लोग तो बीजेपी के सांसद नहीं थे। चलो आपने सेना पे आप गाली देते हैं, सेना के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं, आप सेना की बात नहीं मानते, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते हैं, आप जो पीआईबी है उसकी बात नहीं। अरे कम से कम आपकी पार्टी के नेता, उनकी बात तो आप मान लेते। ठीक है, संदीप जी छोटा सा काउंटर करना चाहते, संदीप जी काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास। देखिए, पहली बात सवालों की बात की कि पहले आपके सवाल ये थे। भैया पहला हमारा सवाल था ये पहलगाम हुआ क्यों, वो आतंकी आए कैसे, उसके बाद आतंकी गए कहां, कौन सी ऑफिस में, बीजेपी के कौन सी ऑफिस में घुसे, जहां पर आपने कश्मीर में आतंकी को चुनाव लड़ाया तो उस वाली ऑफिस में तो नहीं है। जरा खोज कर बताइएगा। आप बातें फिर मैं कह रहा हूं, गुमराह करना बंद करिए। पहले पहलगाम के पहला सवाल था कि पहलगाम क्यों हुआ, दे रहे हैं जवाब, दे रहे हैं अनिरुद्ध जो जवाब दे रहे हैं, दीजिए जवाब। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। आप पहले ये जवाब, अनिरुद्ध जी आप पहले ये जवाब दे दीजिए कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, फिर संदीप जी जवाब देंगे कि बनारस तक आतंकवादी कैसे पहुंचते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। पहले आप दीजिए जवाब, ठीक है। तो पाकिस्तान तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कौन सा मुसलमान नाराज पूरा भाई। आप देश को आप सरेंडर करके बैठे हुए हैं, 2009 में जाके सरेंडर करके बैठते हैं। आप 1971 में 93,000 सैनिक कदमों में से 54 सैनिक आपने किया था, किसके आगे सरेंडर किए थे, रिचर्ड निक्सन के आगे सरेंडर किए थे। अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सरेंडर करने का, आपका तो वही रहा कि जीतने के बाद बाजी हारते रहे। हमेशा आपकी आदत रही है कि सेना जीतती रही है, कांग्रेस के नेता सरेंडर करते रहे। अरे और छोड़ो, 1986 में राजीव गांधी ने पहलगाम पर अगर सवाल, पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए ये सवाल उठाइएगा तो ये भी सवाल उठेगा कोयम्बटूर तक आतंकवादी कैसे पहुंचते थे, बनारस संकट मोचन कैसे पहुंचते थे, दिल्ली कैसे पहुंचते थे, मुंबई कैसे पहुंचते थे, प्रयागराज कैसे, पता नहीं, ऐसे मैं दर्जनों गिना दूंगा। रुकिए विनोद जी को, विनोद जी आ रहा हूं, संदीप जी दीजिएगा जवाब विनोद जी को। विनोद जी, बड़ा सवाल ये है कि चलिए घटना घटी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हुआ, उसके बाद जिस तरह बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गई, उसके बाद कम से कम ये तो हो सकता था कि देश एक सुर में बोल सकता था, वैसे ही जैसे देश पहले के युद्ध में एक सुर में बोलता था। उस समय भी कोई ना कोई विपक्षी पार्टी होती थी। आज की तारीख में भी कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने रवैये को दिखाया, अपनी प्रतिक्रिया को दिखाया। पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं का जो भी सुन रहा था डिस्कशन, मैं उस पर जवाब दे दूं लाल जी
कि मैं ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2009 का आपको आंकड़ा देता हूं संदीप जी। 2009 में 300 आतंकी कार्रवाई हुई थी, हमले हुए थे। 300, एक साल में 300। और उसमें 7,000 लोगों की जानें गई थी देश में, अलग अलग हिस्से में। किसने किया, कहां से आया, कौन सा आपका सिक्योरिटी एजेंसीज थी जिसका फेलियर की बात आप नहीं कर रहे हैं? 26/11 की बात तो छोड़िए, आतंकी कैसे घुसे जी। 26/11 की बात तो छोड़ दीजिए कि 4 दिन तक कैसे देश ने अपने घर में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन में वो आतंकी कार्रवाई को देखता रहा। बिल्कुल, ये फैसले का बात है, कार्रवाई आप नहीं रोक सकते। आप आतंकी घटना को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें संदीप जी थोड़ा सा उसमें जानकार लोगों से भी कभी बात कर लीजिए, क्योंकि जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है किसी आतंकी संगठन को, आतंकियों को, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं होता। 9/11 का आपने याद होगा कि ट्विन टावर को कैसे हवाई जहाज से उड़ा दिया। आप नहीं सोच सकते, फिदायीन होते हैं वो नहीं सोच सकते ये किस लेवल का कौन होगा। असल होता है कि उस पे जवाबी कार्रवाई जी। तो क्या ये 26/11 में पहलगाम जैसा जवाब नहीं दिया जा सकता था? अगर 26/11 में पाकिस्तान को डोजियर के बदले में डोज भेजा जाता तो दूसरा पहलगाम नहीं होता। उस समय के वायुसेना प्रमुख की किताब में उल्लेख है इसका। आज का देश जो है संदीप जी, थोड़ा सा इसको जानकारी बढ़ाइए। भारत ने जो 3 बार का ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। कोई डोजियर नहीं मिलेगा, सिर्फ डोज मिलेगा। और एक पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान के हुक्मरान बाहर जा के दुनिया को कह रहे हैं ठीक है, भारत ने हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाया। ठीक है। और जिस देश के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगता है ना, बिल्कुल, वहां आप देखिएगा वो 4 बार सोचेगा इस देश में कोई दूसरा आतंकी हमले के लिए। तो समझिए इस चीजों को, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके एक जयराम रमेश वहां कसीदे पढ़ते हैं और सारे कांग्रेस नेता शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि उसके जवाबी कार्रवाई क्या हुई। ये बात जब पूछेगा ना तो इतिहास आपको गूंगा बना दे। बिल्कुल, बिलावल यही तो कह रहे हैं कि पता नहीं कहीं और से हमला अगर हो गया तो भारत तो हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे अस्तित्व का सवाल आ गया। संदीप जी, ये गिनाने से बात नहीं बनेगा भाई कि भाई पहलगाम में आतंकी कैसे आए। हम सब समझते हैं कैसे आते हैं, कैसे पाकिस्तान भेजता है और कैसे आते हैं हम सब जानते हैं, और कितनी कमी आई ये भी जानते हैं। इसलिए कुछ थोड़ा नया बताइए, नया सवाल उठाइए अनिरुद्ध जी के लिए। बिल्कुल नया सवाल भी उठाता हूं। अभी विनोद जी ने 2-3 बातें कही, उसका मोटा माटी में जवाब दे देता हूं। पहली बात, अभी उन्होंने कहा कि, और आपने भी कहा कि देश को एक सुर में बोलना चाहिए जी। भैया वो जो टीवी आतंकी देख रहे थे ना, उसमें 4 दिन की कार्रवाई में दूसरे दिन मोदी जी टू कर रहे थे, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे। दूसरे दिन अब सुनिए ना, अभी आप लीजिए, 2008 की बात कह रहे हैं ना, अभी आप कह रहे थे ना कि एक सुर में बोलना चाहिए। क्या मोदी जी 2014 में जो है उसके पहले किसी पद पर नहीं थे, क्या मुख्यमंत्री थे वो? दूसरे दिन ओबराय होटल के नीचे सरकार को कोसते हुए सवाल खड़े कर रहे थे। तब क्या उनको एक सुर में बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? क्या आप मानते हैं कि तब गलत थे वो? कहिए क्यों गलत थे तब। ठीक है, आपने अनिरुद्ध जी के सवाल, अनिरुद्ध जी के लिए सवाल दिया। पहले संदीप जी पूरी करेंगे। ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, विरोध जनसंघ कर रहा था। शिमला समझौता हुआ, रामलीला मैदान पर धरना कर रही थी पार्टी उस समय। आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश एक सुर में होना चाहिए। अरे सरकारों से सवाल होता। 1971 में अटल जी ने क्या कहा था वो भी कह दीजिए। 1971 में अटल जी ने इंदिरा गांधी जी का कैसा साथ दिया था वो भी बताइए। उसके बारे में विनोद जी 4 बार बोले हैं कि वो तो आप लोग बोलते हो, अटल जी ने तो मना कर दिया था। इसी आपके ही कई बार डिबेट में। अच्छा ठीक है, अरविंद जी जवाब दीजिए। अरविंद जी जवाब दीजिए। जी कह रहे हैं वो क्यों ना विरोध करें, कह रहे हैं जब मैं कह रहा हूं उन्होंने बड़ा बढ़िया पॉइंट उठा दिया, वो भी डीडी न्यूज पे उठाया, जिसके पास तो आर्काइव अवेलेबल होगा। और आप 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लाल सिंह जी बैठे हो, मिश्रा जी बैठे, दोनों बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आप ये देखिए 1971 का जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर क्या था कि 13,000 किलोमीटर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। और जैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा आता, किसिंजर का नोट पढ़ लीजिए, 7वां बेड़ा आता है, दूसरे दिन इंदिरा गांधी जी समझौता कर बैठती हैं। अरे और कौन ने, बिलावल भुट्टो जी की माता जी किताब पढ़ लीजिए। आपको पढ़े लिखे व्यक्ति, आपको पढ़ना चाहिए कांग्रेस के नेता को। लेकिन उसके बाद में ताशकंद का समझौता क्यों? भाई हाजी पीर का दल्ला जब हम दर्रा जीत चुके थे तब समझौता ताशकंद का क्यों? केजीबी के आगे सरेंडर कर दिए थे क्या? 1971 में निक्सन का भी सरेंडर कर दिए थे। बढ़िया से आप जो है ना अनिरुद्ध जी,
अनिरुद्ध जी, कैलेंडर खूब बढ़िया से आप लगता है अध्ययन करके आए, उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। बिल्कुल कैलेंडर इनका तो ऐसा है ना, इनका तो कैलेंडर छोटा सा बच्चा बता दे कि पाप का धड़ा इनका इतिहास ऐसा है कि कोई भी अगर पूरे देगा तो इतिहास तो मूल्यांकन सभी का करता है और करेगा। इतिहास सभी का मूल्यांकन करता है। लाल जी, अनिरुद्ध भाई को एक बात बता दूं। हाँ बताइए। अनिरुद्ध भाई, आपको शायद यही नहीं पता कि शिमला समझौता कब हुआ था और युद्ध कब बंद हुआ था, इसलिए थेथराई करना बंद करिए। आप लोग झूठ बोलते हो। ठीक है, फिलहाल इतिहास के गर्त में नहीं जाते, वर्तमान को देखिए, क्योंकि आज का वर्तमान कल का इतिहास बनेगा और मूल्यांकन करेगा देश की किसने क्या कहा, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया अनिरुद्ध जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिहार की जो राजनीति है, खास तौर पर वहां का जो सीमांचल है, सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है वो उसने किस तरह हलचल मचाई है, इस पर खास तौर पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि बिहार की खास इलाके की खास राजनीति के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज सकता है, कभी भी बच सकता है। अब तो जाहिर है कि सभी सियासी दलों में सोशल इंजीनियरिंग की कवायद भी तेज हो गई है। इसी के साथ 2025 के चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी सीमांचल में पूरा जोर लगा रही है। पिछली बार सीटें भी अच्छी खासी जीती थी। 2020 में पार्टी ने किशनगंज के इलाके में 5 सीटें झटकने में कामयाबी पाई थी। ये अलग बात है कि इनके 4 विधायकों को तो आरजेडी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। मौजूदा चुनाव में AIMIM बिहार महागठबंधन का हिस्सा होना चाहती है, प्रस्ताव भी भेजा है। बिहार इकाई के अध्यक्ष ने लालू यादव को पत्र लिखा है। सेक्युलर वोट का बंटवारा ना हो, इसके लिए कोशिश की गई है, लेकिन आरजेडी के लिए क्या यह गठबंधन मुश्किल होगा? अब तक लालू यादव असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। अब सवाल यह है कि यह दोस्ती क्या कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए अच्छी हो सकती है? वजह यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान का जलवा मानते हैं। AIMIM बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो जाहिर है कि यह आरजेडी और कांग्रेस के वोट में ही सेंध है। लेकिन ओवैसी फैक्टर को सामने लाकर लालू यादव कांग्रेस के सीट शेयरिंग का दम भी तोड़ सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता AIMIM को वोट कटवा पार्टी मानती हैं, लेकिन किसी गठबंधन से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चेतावनी है कि आपने साथ छोड़ा उधर पकड़ लेंगे। उधर कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को पार्टी का चेहरा बनाया है, तो जाहिर है कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की आंखों में ही खटक रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार की पदयात्रा पार्टी को समझने के लिए काफी है कि इस रेस में वो है ही नहीं कहीं। बिहार में एनडीए बना महागठबंधन में गणित जातीय समीकरण बनाने में जुटी है, लेकिन बिहार में विकास को लेकर लोगों में बड़ी आकांक्षा सियासी दलों के मंसूबे को चूर चूर कर सकती है। बिहार में बड़ी तादाद में महिलाएं इस दौर में मुख्य धारा से जुड़ी हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाओं ने बिहार के पुराने जातीय समीकरण को कई बार नजरअंदाज किया और वोट डाला। पोलिंग टर्नआउट में महिलाओं की बड़ी संख्या बिहार के समीकरण को समझने के लिए काफी है। तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि हमारे विधायकों को बरगलाया गया है। 2020 में जीते हुए हमारे विधायक चले नहीं गए, बल्कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया। ये गहरी साजिश के तहत चाहे इनको खरीदा गया, बरगलाया गया, डराया गया, धमकाया गया या लालच दी गई होगी, ये सारी बातें उसमें शामिल थी। और जहाँ तक 2025 के इलेक्शन का ताल्लुक है, तो हम लोग अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं। हम लोग एक खास विचारधारा की राजनीति करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये आवाज़ लगाई है कि मुल्क में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता है जब तक इंसाफ कायम नहीं हो।
तो बिहार में इस पर सियासी हालात बिल्कुल गर्म हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद ने कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में आरजेडी कांग्रेस की पकड़ अच्छी है, लेकिन एआईएमआईएम के आ जाने से परिणाम और अच्छा हो सकता है। सीमांचल का एरिया ऐसा है जहां कांग्रेस की भी पैठ है और आरजेडी का भी वहां असर है, और वहीं उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो हैं असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना असर वहां बनाया है। इसलिए देखिए पिछले मरतबा उन्होंने 14% से ज़्यादा उन्हें वोट भी मिले थे वहाँ। तो अब वो चाहते हैं कि अगर हम महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल के चुनाव लड़ें तो शायद इसका ज़्यादा अच्छा असर होगा। लेकिन सवाल ये कि आरजेडी क्या चाहती है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोई दल इंडी गठबंधन में अगर आना चाहता है तो ये उनकी इच्छा है। जो शक्तियां हैं वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। ये सब चुनाव में अभी देर है, और जब समय आएगा तो इंडिया गठबंधन में शामिल दल के नेतृत्व तय करेंगे। और कोई आना चाहते हैं और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुटे। मधुरेश, ये जिस तरह से आरजेडी की प्रतिक्रिया हमने सुनी, प्रतिक्रिया में मतलब इसे एक ठंडी प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि मतलब वैसा वेलकम वाला लग नहीं रहा है। क्या कहीं ना कहीं ऐसा है, दुविधा है कि अगर इसको हमने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में लिया तो कहीं ये हमारे ही बेस को खत्म ना कर दे, आरजेडी और कांग्रेस के यानी महागठबंधन के बेस को, खास तौर पर सीमांचल में भी और बिहार के दूसरे इलाकों में भी। ये दुविधा है आरजेडी की। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि तेजस्वी और ओवैसी की जो दोस्ती है वह एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक तरह का कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश है कि हमारे पास दूसरे भी विकल्प हैं, मुस्लिम जो वोट बैंक है सीमांचल में उसको अपने साथ लेने में। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 2020 के चुनाव के, तो एआईएमआईएम जो थी वो उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी यानी मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ में मिल करके इसने चुनाव लड़ा था, और 19 सीटों पे एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी, जिसमें कि 5 सीट पर जीत हासिल की थी। जबकि कांग्रेस के में केवल 4 मुस्लिम विधायक जो हैं वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। हालांकि राजद के 8 मुस्लिम कैंडिडेट जो थे वो जीत करके आए थे। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कहेंगे वेटेज है वो एआईएमआईएम का ज्यादा है, खास करके सीमांचल के एरिया में। तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजद है वो कतई नहीं चाहेगी कि वो अपने पुराने जो साथी है, जो कांग्रेस उसकी साथी है, उसको किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने दे। क्योंकि सिर्फ सीमांचल की ही बात नहीं है, दूसरे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा बेहतर है, कम से कम राजद से ज्यादा बेहतर है। तो अभी जो स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तेजस्वी बिल्कुल इंजीनियरिंग के मोड में। ठीक है, हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, मैं अगर इसके एआईएमआईएम के प्रस्ताव को या पत्र को समझूं तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रायः जो बाकी पार्टियां कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो उनकी दुविधा ये होती है कि देखिए एक तरफ उनको ये लोग गठबंधन में लेते नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो बी टीम है बीजेपी की, बीजेपी के लिए काम कर रही है। इस आरोप से बचने के लिए तो कहीं एआईएमआईएम ने ये चिट्ठी नहीं लिख दी है कि भाई ले लो, हमें अभी लेना है तो अभी ले लो, बाद में इल्जाम ना लगाना कि हम बीजेपी की बी टीम है। ला जी देखिए, ये सियासत का ये रंग देखिए कि हैदराबाद की पार्टी है ओवैसी साहब की एमआईएम, और वो बिहार में सीमांचल में वो 5 सीटें पिछली बार 2020 में उन्होंने चुनाव जीती थी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि ये डर है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के नाम पे जो माइनॉरिटी वोट का, मुस्लिम वोट का जो ये गोलबंदी है, उसमें ओवैसी ने इनके समीकरण को बिगाड़ दिया है जी। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो जी, इसलिए महाराष्ट्र हो, इसलिए वो बार बार इसे ओवैसी पार्टी के एमआईएम को बोलते हैं बीजेपी की बी टीम।
अब दिक्कत क्या है कि लालू यादव की पूरी पार्टी और सियासत का बेस यही है, एमआई फैक्टर ही है जी, मुस्लिम और यादव का जी। ओबीसी और दूसरा ओबीसी ग्रुप में से और दलित में से जुड़ जाते हैं तो एक बोनस होता है जी। तो अब सवाल ये है कि क्या लालू यादव एक तरह से ओबीसी के इस एमआईएम के साथ में गठबंधन करके कांग्रेस को बार्गेन कर रहे हैं कि उनका जो अभी सीट शेयरिंग के मामले में जब बात होगी, ठीक है, तो ये कहा जाएगा भैया ओबीसी की पार्टी 50 सीट पे लड़ने वाली है, ठीक है, तो ये जो इसको आप वोट कटवा पार्टी कहते हैं वो आपका खेल बिगाड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौर में सारी पार्टियां अपनी कवायद कर रही हैं बिहार में, ये अच्छी बात है जी। बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हुई है। सबसे पहले उसमें राहुल गांधी ने ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कवायद तेज की है, वो भी आरजेडी को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन एग्जिस्टेंस में वो सबसे दावा जो उनका बड़ा है वो मुस्लिम वोट पे ही है। अब जाके वो थोड़ा सा दलित सम्मेलन और संविधान सभा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो गुनाह भाग है वो अभी तक सोशल इंजीनियरिंग पे सारा समीकरण पे बात चल रही है, बिल्कुल। लेकिन किसी पार्टी के पास रोड मैप नहीं है कि बिहार के चुनाव में उनका रोड मैप क्या है, एजेंडा क्या है, ये किसी पार्टी के पास। फिलहाल सब अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं और देखना है कि किसका कार्ड कहाँ जाके सेटल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।